नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज अपने इस चैनल के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मणिपुर हिंसा का मुद्दा, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय विमर्श में खूब चर्चा में है। तो किस प्रकार से ये मुद्दा उठा है, क्या इसके पीछे कारण रहे हैं, किस किस प्रकार की संस्थाएं जो है इसके कारण चर्चा में आ रही है, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। कल पत्रिका के अंदर एक न्यूज़ फिर से चर्चा में आई थी। वैसे तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है मुद्दा, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी चर्चा में आई थी। जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट के लिए एक टिप्पणी की गई थी कि मणिपुर हाई कोर्ट का जो आदेश दिया गया था वो गलत है। और उन्होंने ये तक कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि मणिपुर हाई कोर्ट के आदेश को कहीं ना कहीं रद्द कर दिया जाए। मणिपुर हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधरन द्वारा जो एक आदेश दिया गया था, और इसी के बाद में मणिपुर में व्यापक तौर पर हिंसा बढ़ गई। तो इसके कारण ये फिर से चर्चा में आया। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर राज्य के बारे में। थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से इसकी हम शुरुआत करते हैं। मणिपुर, जैसा कि हमें विदित है कि पूर्वोत्तर भारत का 7 सिस्टर जिनको कहा जाता है, उन्हीं में से एक राज्य है। मणिपुर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हमें 3 तिथि याद में रहनी चाहिए, जिससे इसमें स्पष्टता होगी। 15 अक्टूबर 1900, और तीसरी तिथि है 21 जनवरी 1972। क्यों तिथि ये महत्वपूर्ण है मणिपुर के संबंध में? सबसे पहले मणिपुर की बात करें तो ब्रिटिश काल में मणिपुर जो था वो एक रियासत था, स्वतंत्र अस्तित्व था इसका। ब्रिटिश लोगों द्वारा इस पर नियंत्रण स्थापित किया गया और बाद में ये ब्रिटिश अधीन में आया। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद में इसे ऑटोनॉमी सौंप दी गई। यह चाहे तो भारत में शामिल हो सकता था और चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकता था। 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर रियासत द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। उस समय यहाँ के राजा थे बोधचंद। इनके द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया और मणिपुर रियासत जो है वो भारत का हिस्सा बन गई। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो इसे सी श्रेणी के राज्यों में शामिल किया गया, यानी कि मणिपुर भारत का सी श्रेणी का राज्य बन गया। और सी श्रेणी के राज्य से सीधा आशय है कि यह बना केंद्र शासित प्रदेश। इक्कीस जनवरी 1972 तीसरी तिथि। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को एक स्वायत्त राज्य का या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 21 जनवरी 1972, इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इन्हीं में से एक था मणिपुर। पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद में मणिपुर के अंदर 60 सदस्यीय विधानसभा स्थापित की गई। 2 यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं और 1 यहाँ पे राज्यसभा की सीट है। और वर्तमान में एनडीए की सरकार है, यहाँ पे एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री है। ये बात थी मणिपुर की पृष्ठभूमि के बारे में। अब मणिपुर की वर्तमान जो समस्या है उस पर बात करें तो उसमें सबसे आधारभूत कारक जिससे चर्चा शुरू की जा सकती है वो है यहाँ की जनसांख्यिकी स्थिति और भौगोलिक स्थिति। मणिपुर को जनसांख्यिक जो जिस प्रकार की बसावट है वहाँ पे, उसके हिसाब से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक इसका जो मध्य क्षेत्र है और एक इसका जो बाहरी क्षेत्र है। इसके मध्य क्षेत्र यानी कि इम्फाल वैली कहा जाता है, इसमें रहने वाला मुख्य समुदाय है या मुख्य जाति है मैतेई। मैतेई जो है वो ज़्यादातर हिंदू या मुस्लिम संप्रदाय से हैं, और ये मैतेई जो है ये गैर जनजाति के रूप में है, अर्थात इन्हें जनजाति का दर्जा नहीं प्रदान किया गया। मैतेई लोगों के संबंध में बात करें
तो जनसंख्या में इनका प्रतिशत जो है वो लगभग मणिपुर की जनसंख्या में है 65%। बात करें मणिपुर के भूभाग पर, मणिपुर के भूभाग का 10% हिस्सा ये कवर कर रहे हैं, जो इम्फाल वैली का मध्य का क्षेत्र है। तीसरा, विधानसभा के अंदर 60 में से 40 विधायक इनके हैं। ये जो डेमोग्राफिक स्थिति है, जनसांख्यिक स्थिति है, कहीं ना कहीं इस समस्या के पीछे एक कारक के रूप में भी काम कर रही है। ये आगे स्पष्ट होगा हमें। जनसंख्या में इनका 65% हिस्सा है, भूभाग में ये 10% हिस्सा रखते हैं, और विधानसभा के अंदर 40 जो है वो इनके विधायक हैं, 40 MLAs इनके हैं। इसका जो बाहरी क्षेत्र है, जिसे पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है, उसमें रहने वाली है 2 जनजातियां। एक है कुकी और दूसरी है नगा। ये ज़्यादातर ईसाई हैं। इन्हें जनजाति का दर्जा वहाँ पे प्रदान किया गया, अर्थात ये जनजाति में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल है वहाँ पे। इनके डेमोग्राफिक स्थिति की बात करें तो ये जनसंख्या का 35% हिस्सा रखते हैं वहाँ पे। भूभाग का लगभग 90% हिस्सा इनके पास में है, और विधानसभा में लगभग 20 सीटें, 60 में से 20 MLA जो है वो इनके हैं। इसी प्रकार की बसावट है वहाँ पे। मध्य भाग में मैतेई समुदाय रह रहा है, बाहरी भाग में कुकी और नगा जनजाति निवास कर रही है। ये डेमोग्राफिक स्थिति अपने आप में राजनीति विज्ञान विषय की हम बात करें तो कुछ ना कुछ स्पष्ट करती है कि जनसंख्या के अंदर इन जो जाति है इसका प्रतिशत, भूभाग में इसका प्रतिशत, और फिर राज्य की राजनीति में कहीं ना कहीं ये बहुमत जैसी स्थिति रखते हैं। कौन सा समुदाय? मैतेई समुदाय। दूसरी तरफ है कुकी और नगा जनजाति। अब इस पृष्ठभूमि के बाद में हम बात करते हैं वर्तमान की समस्या के बारे में। वर्तमान में ये जो दोनों जनजाति समुदाय हैं, मैतेई और एक तरफ कुकी और नगा, इनके बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। मैतेई समुदाय जो है वो मांग कर रहा है जनजाति में शामिल होने की, यानी कि इसे जनजाति आरक्षण मिलना चाहिए। ये चाहते हैं, मैतेई समुदाय जो है वो चाहता है कि हमें भी जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। और ये जो है वो कुकी और नगा जो है वो इसके विरोध में है कि इन्हें मैतेई को जनजातीय आरक्षण दिए जाने से इनके हित कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। मैतेई समुदाय अपने को जनजातीय में शामिल किए जाने के 2 महत्वपूर्ण तर्क देता है। पहला तर्क है इनका कि वर्ष 2013 में केंद्र का जो जनजाति मामलों का मंत्रालय है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी मणिपुर की राज्य सरकार से कि वो मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा प्रदान करें। बात 2013 की है, वर्तमान में 2023 चल रहा है। मैतेई लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों की ये जो रिपोर्ट थी, इस सिफारिश को राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं लागू किया गया। इसी के आधार पे मैतेई ट्राइबल ग्रुप के नाम से, मैतेई ट्राइबल ग्रुप के नाम से उनका एक समूह है जिसने हाई कोर्ट में, मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी कि हमें जनजाति का दर्जा राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, इस पे विचार किया जाए। इसी याचिका की सुनवाई के दौरान मणिपुर हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को, मणिपुर सरकार को निर्देश दिया गया कि वह इस सिफारिश पर विचार करे। सिर्फ निर्देश ये था कि विचार करे, आदेश नहीं दिया गया था, विचार करने का निर्देश था। इसके बाद में इन दोनों समूहों में हिंसा पैदा हुई। तो इनके पास में जो कारण है, तर्क है, वो पहला ये है कि 2013 की जनजातीय मामलों की जो रिपोर्ट है उसमें सिफारिश की गई थी हमें जनजातीय आरक्षण देने की, जो सरकार द्वारा अभी तक नहीं प्रदान किया गया। दूसरा इनका तर्क है कि 1949 में मैतेई या फिर जो मणिपुर है, रियासत है, उसे शामिल किया गया था भारत में विलय के द्वारा।
हस्ताक्षर के द्वारा ये भारत में शामिल हुए थे। तो 1949 से पहले ये समुदाय, ये जाति जनजाति ही थी, अर्थात ब्रिटिश काल में इन्हें जनजाति का दर्जा प्राप्त था। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के साथ में शामिल होने के बाद में इनके हित है वो प्रभावित हुए। तो ये दो तर्क इनके द्वारा मूल रूप से दिए जाते हैं कि 2013 की रिपोर्ट और 1949 के पहले की स्थिति को देखते हुए हमें निश्चित रूप से जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। क्या लाभ मिलेगा इन्हें, या क्या कारण है जिससे ये जनजाति का दर्जा चाहते हैं, कहाँ पे इनके हित प्रभावित हो रहे हैं जिससे ये चाहते हैं कि इन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। पहली बात, इनका ये कहना है कि इनके पास में जो है वो 10% भूभाग है केवल, जो इम्फाल वैली का पहले अपने चर्चा की मध्य का 10% भूभाग है। 95% भूभाग जो है वो कुकी और नगा जनजाति के पास में। क्योंकि ये जनजाति के रूप में है कुकी और नगा, तो ये इस 10% भूभाग के अलावा इस पहाड़ी क्षेत्र में जो इनके पास में 90% भूभाग है उसमें किसी भी प्रकार की भूमि वगैरह नहीं खरीद सकते। दूसरा, इनका ये कहना है कि अपनी इनकी एक संस्कृति रही है मैतेई लोगों की, अपनी भाषा रही है, अपनी विरासत रही है, उसके संरक्षण के लिए भी इन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाना आवश्यक है। ये इनके हित हैं। कुकी और नगा जो इनके जनजाति आंदोलन या जनजाति का दर्जा प्रदान किए जाने का विरोध कर रहे हैं, उनके क्या हित हैं, क्यों ये विरोध कर रहे हैं, इसके संबंध में बात करें तो इनके पास में भी मूलतः दो तर्क हैं। इनका कहना है कि पहली बात तो जो मैतेई लोग हैं, मैतेई जो जाति है वो पहले से ही लाभ की स्थिति में है। किस मामले में लाभ की स्थिति में है? 40 तो इनके पास में एमएलए है, यानी कि विधानसभा के अंदर इनकी स्थिति जो है वो मजबूत है पहले से ही। विधानसभा में इनकी स्थिति पहले से ही मजबूत है। दूसरा, ये अधिक शिक्षित है, अधिक संपन्न है पहले से ही। तीसरा, इनका ये कहना है कि यदि इन्हें आरक्षण प्रदान किया जाता है, जनजाति आरक्षण इन्हें प्रदान किया जाता है, तो कहीं न कहीं कुकी और नगा के आरक्षण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जो सीटें जनजाति आरक्षण के कारण रिजर्व की गई है, जो भी लाभ उन्हें मिल रहे हैं, वो लाभ यानी कि आरक्षण के लाभ इनके जो है वो प्रभावित होंगे। किसकी वजह से? मैतेई जनजाति को आरक्षण प्रदान या जनजाति आरक्षण प्रदान किए जाने के कारण। दूसरा, इनका कहना है कि कुकी लोग पहले से ही पिछड़े हुए हैं। कुकी जो है वो पहले से ही पिछड़े हैं। यदि इन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया गया, जनजाति आरक्षण का लाभ दिया गया, तो इसका प्रभाव कुकी समुदाय और नगा समुदाय पर पड़ेगा, और वो नहीं चाहते कि उनके हित जो है वो इनके आरक्षण के कारण प्रभावित हो। इन दोनों के बीच में, इन दोनों समुदायों के बीच में इस बात को लेके संघर्ष हुआ, हिंसा हुई। ये दो पक्ष हैं, मैतेई और कुकी और नगा जनजाति। तीसरा पक्ष जो इसमें जुड़ा हुआ है वो है राज्य सरकार। मणिपुर की राज्य सरकार। मणिपुर की राज्य सरकार या इसके जो समर्थक हैं, यहाँ की जो समस्या पैदा हुई, यहाँ जो हिंसा की जो समस्या हुई, उसको लेकर मणिपुर की राज्य सरकार या इसके समर्थकों के अपने कुछ अलग तर्क हैं। उन दो के अलावा, मैतेई और कुकी या नागा के अलावा तीसरे जो पक्ष है राज्य सरकार, इसके अपने तर्क हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेन सिंह हैं,
इनके द्वारा यहाँ पे दो काम किए गए हैं मुख्य रूप से। एक तो यहाँ पे अफीम की खेती होती है, न केवल अफीम की खेती होती है बल्कि ड्रग्स की स्मगलिंग होती है यहाँ पे। एक तो इस पे मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह द्वारा रोक लगाई गई है। दूसरा, यहाँ पे अवैध प्रवास की समस्या है। अवैध प्रवास की समस्या क्यों है? क्योंकि मणिपुर की एक बड़ी सीमा जो है म्यांमार के साथ में लगती है। म्यांमार में ज़्यादातर कुकी लोग रहते हैं, यानी कि कुकी मणिपुर में रह रहे हैं और पास में ही पड़ोसी देश हमारे म्यांमार में रह रहे हैं। तो म्यांमार के जो कुकी लोग हैं वो अवैध प्रवास करते हुए मणिपुर में आते हैं। एन वीरेन सिंह की सरकार ने आने के बाद में एक तो अफीम की खेती पर रोक लगाया, और इस अफीम की खेती और इस अवैध प्रवास की समस्या से सबसे ज़्यादा यदि प्रभावित हो रहा है तो वो हो रहा है कुकी समुदाय। क्यों हो रहा है? क्योंकि अफीम की खेती करने वालों में पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले सबसे ज़्यादा कुकी लोग हैं। अवैध प्रवास इससे भी यही जुड़े हुए हैं। कुछ कुकी लोग जो है वो म्यांमार की तरफ रहते हैं और कुछ जो है वो मणिपुर के रहने वाले, और उनके बीच में आपस में संबंध है। इसकी वजह से ये ड्रग स्मगलिंग का भी काम कर पाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे अवैध प्रवास की समस्या बढ़ रही है, जिसके कारण से यहाँ पे एक बस्तियाँ भी एक प्रकार की बिछ चुकी है जो म्यांमार और मणिपुर के बीच की सीमा है। इस अवैध प्रवास की समस्या पर रोक लगाने के लिए एन वीरेन सिंह की सरकार के द्वारा व्यापक कार्य वहाँ पे किया गया, उसका प्रभाव भी वहाँ दिखाई दिया। अफीम की खेती पर रोक भी लगाई गई, वहाँ पे ड्रग स्मगलिंग पर व्यापक कार्य किया गया एन वीरेन सिंह की सरकार के द्वारा। सबसे ज़्यादा प्रभावित हित हुए कुकी लोगों के। सरकार का जो पक्ष है वो ये कहता है कि कुकी जो है इनमें जो उग्रवादी ग्रुप हैं, उग्रवादी समूह हैं जो म्यांमार से जिन्हें सहायता मिल रही है, ये हिंसा इनके द्वारा प्रायोजित की गई है। इसमें कहीं भी लोकल की या जातीय समुदाय की या मैतेई लोगों का किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। एन वीरेन सिंह की सरकार का ये तर्क है। तीसरा पक्ष इसमें से ये निकल के आता है, कहीं ना कहीं इस बात में सही भी है, क्योंकि वर्तमान समय में जब इस घटना को होते हुए लगभग 10-15 दिन निकल चुके हैं तो तीसरा पक्ष ये सामने आ रहा है कि कुकी समुदाय इस हिंसा या इस जो हाईकोर्ट का आदेश जारी किया गया था उससे पहले ही इन चीज़ों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं इसके जो उग्रवादी समूह हैं उनके द्वारा एक सुनियोजित योजना तैयार की ली जा चुकी थी इस व्यापक हिंसा के कार्य के लिए। तो तीसरा पक्ष एन वीरेन सिंह की सरकार है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री वीरेन सिंह को हटाने के लिए कुकी समुदाय द्वारा ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस कुकी समुदाय के काफ़ी विधायक भी हैं। इन विधायकों द्वारा वर्तमान में पृथक प्रशासनिक क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके लिए पृथक प्रशासनिक क्षेत्र की मांग की गई है। ये नहीं चाहते कि यहाँ की जो राज्य सरकार है, मणिपुर की जो राज्य सरकार है, उसके द्वारा इन्हें प्रशासित किया जाए। ये चाहते हैं कि कुकी समुदाय के लिए अलग से प्रशासनिक क्षेत्र की व्यवस्था की जाए, अलग से इसके लिए व्यवस्था की जाए। इसके कारण कहीं ना कहीं पृथकतावादी जो मुद्दे हैं वो भी इसमें उठ के आ रहे हैं सामने। तो खाली तीसरे पक्ष को देखते हुए हमें ये लगता है कि खाली इसमें मैतेई और कुकी नगा के बीच में आरक्षण से संबंधित मुद्दा ही नहीं है, कहीं ना कहीं इनके जो हित हैं वो दूसरे तरीके से भी प्रभावित हो रहे हैं, अवैध प्रवास की समस्या हो या फिर ड्रग्स स्मगलिंग की हो। तो तीसरा पक्ष इसके अंदर ये है। नेक्स्ट बात करते हैं जो अभी कल चर्चा में आई, वो है मणिपुर की हाई कोर्ट। मणिपुर की हाई कोर्ट के द्वारा जो हालिया निर्णय दिया गया था 3 मई 2023 को इनके द्वारा निर्देश दिया गया राज्य सरकार को, वो निर्देश भी अभी चर्चा में है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस पर टिप्पणी की गई थी कि ये जो निर्देश दिया जाना था वो कहीं ना कहीं गलत है, और इस निर्देश के व्यापक प्रभाव के कारण ही हिंसा जैसी समस्या यहाँ पे पैदा हुई। इससे एक नया मुद्दा निकल के आता है, वो है न्यायपालिका की अति सक्रियता। क्या जुडिशरी को, मणिपुर की हाई कोर्ट को इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए था? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मामला जो है वो कार्यपालिका से संबंधित है, और यदि इस प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना था
तो क्या ये तरीका सही था? और कहीं ना कहीं क्या मणिपुर की हाई कोर्ट को ये जो व्यापक हिंसा वहाँ पे हुई है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? इस पे अभी नया विमर्श शुरू हुआ है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परसों टिप्पणी की गई इस पे। तो तीसरा पक्ष इसके अंदर निकल के आता है, वो है मणिपुर की हाई कोर्ट। एक विमर्श इस पे और पैदा होता है, जो है अनुसूचित जनजाति क्या है। अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो क्या है। क्यों इसकी मांग की जा रही है? शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में यदि हम बात करें तो संविधान में इसका वर्णन कहाँ मिलता है? संविधान का अनुच्छेद 366 उसका क्लोज 25, इसमें परिभाषित किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। अनुसूचित जाति की परिभाषा जो है संविधान के अनुच्छेद 366 उसके क्लोज 25 में दी गई है। इसमें व्यापक रूप से परिभाषा नहीं दी गई। अनुच्छेद 366 बात करता है कि अनुसूचित जनजाति वह होगी जिसे अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाए, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जाए, राष्ट्रपति द्वारा उसके लिए निर्देश जारी किए जाए। अनुच्छेद 342 क्या कहता है? अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी समूह है, समुदाय को, यदि वह संघ राज्य क्षेत्र है तो स्वयं, और यदि वह स्वतंत्र राज्य है, पूर्ण राज्य है, तो वहाँ के राज्यपाल से सिफारिश करने के बाद में, वहाँ के राज्यपाल से सिफारिश करने के बाद में किसी भी समूह को, जनजाति के किसी वर्ग को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित कर सकता है। उद्घोषणा उसकी जारी की जा सकती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दो अनुच्छेद जुड़े हुए हैं इससे। अनुच्छेद 366 कई प्रकार की परिभाषाएं, इसका क्लोज 25, अनुच्छेद 366 का क्लोज 25 अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। व्यापक रूप से इसके बारे में बात की गई अनुच्छेद 342 में। तीसरा अनुच्छेद जो इससे संबंधित है वो है अनुच्छेद 338 क। इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की गई है। अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के बारे में बात जो की गई है वो की गई है अनुच्छेद 338 क में। 3 अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं चर्चा में। अब एक मुद्दा और उठता है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा ही अनुसूचित जनजाति का निर्णय लिया जाता है, अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाता है, तो फिर राज्य सरकार पर इस प्रकार का दबाव क्यों? तो किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने के लिए, अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है राज्य सरकार से। वो प्रक्रिया शुरू होती है राज्य सरकार से। राज्य सरकार द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है मंत्रालय को। मंत्रालय के बाद में कैबिनेट इस पे विचार करता है और कैबिनेट के निर्णय के बाद में राष्ट्रपति द्वारा इस पे अंतिम मुहर लगाई जाती है, अंतिम निर्णय लिया जाता है। और इसमें जनजातीय आयोग जो है उससे भी विमर्श किया जाता है। तो राज्य सरकार चूंकि इसकी सिफारिश शुरू करती है, इसकी प्रक्रिया को शुरू करती है, इसलिए मणिपुर की राज्य सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि मैतेई समुदाय को शामिल किया जाए जनजाति में। इसके कारण कुल मिला के जो मुद्दे हमारे सामने निकल के आए, एक तो आरक्षण की समस्या जो चर्चा में है, आरक्षण की समस्या,
हाई कोर्ट यानी कि जो संस्थाएं हैं हमारी, उनके द्वारा कार्यपालिका के कार्य में कितना हस्तक्षेप किया जाए, उसका परिणाम किस प्रकार का रहता है। दूसरा ये विमर्श। तीसरा, जनजाति के संबंधित मामले क्या हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में म्यांमार और मणिपुर, इनके बीच में अवैध प्रवास की समस्या। पांचवी यदि बात करें तो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे इससे प्रभावित हो रहे हैं। छठा इसमें यदि बात करें तो राजनीति विज्ञान की दृष्टि से जो हित से संबंधित मुद्दा है, क्योंकि मतई लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे हितों को बल मिले। उसके विपरीत जो है कुकी और नगा लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे हितों को बल मिले। इसके कारण हित से संबंधित मुद्दे भी यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। ये था मणिपुर हिंसा का मुद्दा।